नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक बकरे ने बताया कि आखिरकार स्त्री किन किन जगहों पर अपने पति की जान भी ले लेती है। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक सुनना। चलिए कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक बकरा और बकरी के जोड़ा रहा करते थे। दोनों आपस में खुश थे। दोस्तों, कहे तो बकरा यानी दूसरे दिशा में और बकरी दूसरे दिशा में जाते थे भोजन की तलाश में। बकरी जिस दिशा में जाती थी उस दिशा में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से जैसे ही बकरी चढ़कर आती थी वो देखती थी कि एक घर में हमेशा पति और पत्नी लड़ते रहते थे। यह कहानी आकर बकरा को सुनाती है। बकरा कहता है कि हो सकता है कि उसकी पत्नी में कोई दोष हो, न तो उसके कोई पति में दोष हो। अगले दिन बकरी फिर चरने के लिए जाती है। जैसे ही लौटती है तो देखती है कि वह औरत अपने पति को गाली दे रही थी। यह सब कहानी आकर बकरी अपने बकरा को सुना देती है। तभी बकरा कहता है कि हे प्रिय, तुम नहीं जानती हो औरत किन किन स्थानों पर पुरुष के भी जान ले लेती है। तभी बकरी कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे कुछ ऐसा कहानी सुनाइए जिससे मेरा मन भर जाए। तभी वो बकरा कहता है कि आज की कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद बकरा कहता है कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों दोस्त अलग अलग यानी घर के थे। वो एक कहे तो साहूकार का लड़का था, दूसरा मंत्री का लड़का था और तीसरा राजा का लड़का था। तीनों आपस में मिलजुल कर रहते और तीनों की शादी हो गई थी। एक दिन वो शाम को गार्डन में घूम रहे थे। तभी राजा का लड़का बोलता है कि कल हम अपने ससुराल चलेंगे अपने बीवी को लाने के लिए, क्या तुम लोग भी चलोगे? तभी उनके दोनों दोस्त कहते हैं कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी राजा का लड़का कहता है कि मैं तो अपने ससुराल जाकर रह लूँगा, परंतु तुम लोग कहाँ जाओगे? तभी मंत्री का लड़का कहता है कि हम लोग कोई व्यवसाय में ठहर जाएंगे। और अगले दिन सुबह होते ही ससुराल के लिए वो लोग निकल जाते हैं। 1 सप्ताह लग जाता है और वो लोग उसके राजा के लड़के के ससुराल पहुंच जाते हैं। तभी राजा का लड़का कहता है कि मैं जा रहा हूं अपने ससुराल, तुम लोग जाओ किसी व्यवसाय में देखकर ठहर जाना और मैं कल सुबह होते ही तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्दी आऊँगा और जैसे ही सुबह होगा हम लोग निकल चलेंगे। उसके बाद यानी राजा का लड़का चला जाता है। जो साहूकार का लड़का था और मंत्री का लड़का वो अब एक व्यवसाय ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ दूर पर उन्हें व्यवसाय दिखाई देती है। वहीं पर जाकर मंत्री का लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, इस व्यवसाय में हम लोग क्या ठहर सकते हैं? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटे, तू जाकर कहीं पर रह लेना, परंतु इस व्यवसाय में अगर ठहरते हो तो तुम्हारी जान की खतरा हो सकती है। बूढ़ी माँ कहती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी जान चली जाती है, वो बचकर नहीं जाता है। इतने ही देर में उस व्यवसाय में से एक सुंदर औरत निकल कर आती है, जिसे साहूकार का लड़का देख लेता है और उससे प्यार हो जाता है और कहता है कि जाओ तुम, मैं यहीं पर आज रात गुजारूंगा इस औरत के साथ। दोस्तों, उसके बाद मंत्री का लड़का लाख समझाता है, परंतु साहूकार का लड़का बात नहीं मानता है और कहता है जाओ तुम, मैं यहीं पर रहूंगा। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि अपने दोस्त को तुम मना लो वरना ये जिंदगी से हाथ धो देगा। दोस्तों, साहूकार का लड़का उस औरत के साथ उस व्यवसाय में अंदर चला जाता है। तभी मंत्री का लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, यहाँ पर क्या होता है, आप सच्ची सच्ची मुझे बताइए, क्योंकि मेरा दोस्त अब मुसीबत में फंस गया है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि जो यानी वो औरत आई थी वो रात्रि में 12 बजे के करीब में उसके अंदर से एक नागिन निकलती है और जो भी व्यक्ति उसके साथ सोने के लिए जाता है उसे डस लेती है और वो ज़िंदगी से हाथ धो देता है। तभी वो लड़का कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी माँ कहती है कि ये तलवार लो, तुम जाओ उसके कमरे में घुसकर रात्रि का 12 बजे का इंतज़ार करना, जैसे ही नागिन निकले उसे मार देना। मंत्री का लड़का काफ़ी तेज और बहादुर था। जैसे ही बूढ़ी माँ कहती है वैसे ही करता है। एक तलवार लेकर कमरे में छिप कर जाकर कोना में खड़ा हो जाता है। साहूकार के लड़का कहे तो उस स्त्री के साथ सो जाता है। रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं उसके शरीर में से एक नागिन निकलती है। अब जैसे ही साहूकार के लड़के को डसने वाली थी, मंत्री का लड़का तलवार से उस नागिन को मार देता है और उस वेश्याय का भी मौत हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है।
जैसे ही अब निकल कर सोच रहा था कि मैं कहीं पर जाकर छिप जाऊं, तभी देखता है कि एक औरत रात में कहीं जा रही थी। उसी औरत का पीछा मंत्री का लड़का करने लगता है। वो औरत जाती है, एक साधु बाबा से मिलती है और उनसे प्रेम करती है और कहती है कि आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि मेरा पति आ गया है, वो मुझे कल अपने घर ले जाएगा, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी साधु गुस्सा में आ जाता है और उस औरत का नाक काट लेता है और औरत वहाँ से भागी भागी घर को चली जाती है। तभी मंत्री का लड़का उस साधु को तलवार उठाता है और उसे भी मार देता है। मारकर वह सोचता है कि मैं आगे जाकर अब आराम करूंगा। जैसे ही वो एक मंदिर के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पर कुछ चोर एक लड़की को बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तभी उसमें से कहता है एक चोर कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, जिसको बलि चढ़ाना है वही बलि चढ़ाए, अगर जल्दी से नहीं चढ़ाते हो तो सुबह हो जाएगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तभी तक मंत्री के लड़का वहीं पर कुछ उपाय लगाता है और एक ऐसी आवाज़ निकलता है जिससे सभी चोर डर जाते हैं और उस लड़की को छोड़ देते हैं। तभी उतने ही देर में मौका पाकर मंत्री के लड़का सभी चोर को मार देता है और उस लड़की को लेकर कहे तो घर चल देता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे घर पहुंचा दो और तूने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। कुछ देर रास्ते में जाते जाते वो लड़की उस लड़का से यानी कहे तो प्यार करने लगती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने आपका जीवन बचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। इतने ही देर में वो राजा की लड़की कहे तो अपने राज दरबार में पहुंच जाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, और वहां पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इतने ही देर में सिपाही आ जाते हैं और राजा की लड़की बोलती है कि ये लड़का मुझे उठाकर लेकर भाग रहा है और मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। मंत्री उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, उधर जो कि औरत यानी जो कि साधु बाबा से मिलकर गई थी, जिसका साधु बाबा ने नाक काटा था, वो घर जाती है और सुबह होते ही रोने लगती है, जिससे कि अपने पति पर वो अंजाम लगाती है कि मेरे पति ने नाक काट दिया। और उधर जो कि साहूकार का लड़का था, जो कि वेश्यालय में गया था वेश्या के साथ सोने के लिए, वेश्या का मौत हो जाता है और उसका मालिक उसको यानी कहे तो राजा के जेल में डाल देता है। उधर जो राजा का लड़का था, जो कि अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था, उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। और इधर जो कि मंत्री का लड़का था, इसको भी उसी जेल में डाल दिया जाता है। यानी तीनों दोस्त एक ही जेल में आ जाते हैं। अब सुबह जैसे निर्णय होने वाली थी, तभी राजा कहते हैं, हे साहूकार का लड़का, तूने आखिरकार उस वेश्या को क्यों मारा? तभी वो कुछ नहीं बोलता है। उतने ही देर में मंत्री के लड़का कहता है कि हे राजन, आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं बीच में बोल रहा हूँ। वो कुछ नहीं जानता है। मेरा दोस्त एक वेश्या के संग सोने के लिए गया और उसे कुछ पता नहीं है कि उस वेश्या की मौत किसने किया है। यह सब मुझे पता है। वो वेश्या थी जो कि एक नागिन थी, जो भी उसके साथ सोने के लिए जाता था, रात्रि में वो नागिन बन जाती थी और उसे डस लेती थी। मैं एक तलवार लेकर खड़ा था, जैसे ही वो नागिन बनी तभी तक मैं उसे मार दिया और उसकी जान ले ली। और अभी आप जाकर उस वेश्या के घर में देखेंगे तो मैंने नागिन को काटकर उसी चटाई के नीचे रख दिया है। राजा अपने मंत्री को भेजवाते हैं और मंत्री देकर आते हैं तो बोलते हैं कि ये सही बात है। तभी राजा कहते हैं ठीक है, साहूकार का लड़का निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। तब उसके बाद राजा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुमने आखिरकार अपने पत्नी की नाक क्यों काटी? तभी राजकुमार कुछ नहीं बोलता है। यानी जो राजा का लड़का था वो कुछ नहीं कहता है, मुड़ी झुकाकर चुपचाप देखता रहा। तभी फिर यानी कहे तो मंत्री का लड़का कहता है कि हे राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये कुछ नहीं जानता है, यह अपनी पत्नी की नाक नहीं काटा है, इसकी पत्नी की नाक दूसरे व्यक्ति ने काटा है। तभी राजा कहते हैं कि तुम क्या जानते हो इसके बारे में बताओ। तभी मंत्री का लड़का कहता है कि मैं उस नागिन को मारकर छिपने के लिए आगे जा ही रहा था, तभी मैंने देखा कि एक औरत रात्रि में कहीं पर जा रही थी। तभी मैंने उसका पीछा किया। वो औरत एक साधु बाबा के पास जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि मेरा पति आ गया है और अपने घर जाऊंगी। तभी वो साधु बाबा उस औरत का नाक काट लेता है। वो औरत इसी की पत्नी थी और मैंने उसी वक्त उस साधु को तलवार से सर धर अलग कर दिया। तभी राजा कहते हैं कि जाकर उस साधु को पता लगाओ कि क्या उस साधु को यह मंत्री के लड़का ने मारा है। कुछ मंत्री जाते हैं और जाकर देखते हैं तो साधु वहां पर मरा हुआ था। आकर कहते हैं कि हे राजन, ये बात सत्य है। तभी राजा कहते हैं कि राजा का लड़का निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद फिर राजा कहते हैं तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो, तुमने मेरे लड़की के साथ छेड़खानी क्यों की? तभी वो
मंत्री का लड़का कहता है कि हे राजन, आपके लड़की के साथ छेड़खानी करने का औकात मेरी कहाँ है। मैंने आपके लड़की के साथ यानी छेड़खानी नहीं की है। मैं उस साधु को मारकर मैं मंदिर में जाकर आराम करना चाहता था। तभी मैंने देखा कि कुछ चोर आपके लड़की को बलि चढ़ाने वाले थे। तभी उसी चोर में से एक चोर कहता है कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, तुम लोग बलि चढ़ाओ। और मैंने एक ऐसा आवाज़ निकाला जिससे कि सभी लोग डर गए और इस लड़की को छोड़कर यानी वो लोग छुपने लगे। उतने देर में ही मैं मौका का फ़ायदा उठाकर सभी चोर को मार दिया और आपके लड़की को लेकर मैं घर आ रहा था। तभी आपकी लड़की प्यार में पागल हो जाती है और मुझसे प्यार करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हें फंसा दूंगी। तभी मैंने बोला कि तुम मुझे फंसा दो, ये मंजूर है, परंतु मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। और जैसे ही दरवाज़ा पर आती है आपके ये जोर से चिल्लाने लगती है और आपके मंत्री पकड़कर मुझे जेल में डाल देते हैं। यह बात सुनते ही राजन कहते हैं कि तुमने जो बात कही वो सही है। और राजा का सर यह सब बात सुनकर झुक जाता है और राजा कहते हैं कि तीनों औरत को इसी वक्त जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद सियार कहता है कि हे प्रिय, तुमने देखा किस तरह से औरत यानी अपनी जान बचाने के लिए अपने पति को ही धोखा में डाल दी। तभी वो सियार कहता है कि 3 जगहों पर औरत अपने पति को जान ले सकती है और धोखा दे सकती है। पहला, जब औरत अपनी जान पर आ जाए तो वो किसी को नहीं देखती है, अपने पति को भी जान ले सकती है यानी जब जान की बात आ जाए। और दूसरी, जब कोई औरत किसी दूसरे मर्द से प्यार करने लगती है उस वक्त उसका पति सामने रास्ता में यानी कहे तो आ जाता है, तो उस वक्त भी वो अपने पति की जान ले सकती है। और तीसरी, जब किसी औरत पर काम वासना चढ़ जाता है तो वो किसी को नहीं पहचानती है, चाहे उसका पति हो या कोई हो। अगर उसके रास्ता में उसका पति भी आता है तो उसे भी मारकर हटा देगी, क्योंकि उसके ऊपर वासना का वास होता है। जिसके ऊपर वासना का वास होता है वो किसी को नहीं चिंता है, चाहे उसका पति हो या पत्नी हो। तो ये 3 स्थिति में औरत अपने पति को भी नहीं चिंती है और उसे जान से मरवा देती है। तभी बकरी कहती है कि हे पिया जी, आपने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं धन्य हो गई। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।